तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल ईपीसी 2 की। ईपीसी 2 में आपको अचीवमेंट टेस्ट का फाइल बनाना है ब्लूप्रिंट के साथ। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट का कैसे फाइल बनाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। कहाँ पे मिल जाएंगी इसकी पीडीएफ? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट फाइल है ये MGKVP सिलेबस के अनुसार है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लें इस वीडियो के द्वारा। बहुत ही अच्छा मटेरियल इसमें हमने तैयार किया है। जो आप फाइल बनाएंगे और एग्जामिनर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पहला जो पॉइंट डालना है, आपको प्रस्तावना डालना है। प्रस्तावना में आपको लिखना है, उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के उपलब्धि के स्तर का पता लगाना है। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? एक पेपर होता है। उपलब्धि परीक्षण मतलब कि कोई छात्र क्लास में पढ़ रहा है, तो कोई जो मान लीजिए कि वो हिंदी विषय ही पढ़ रहा है, तो हम ये पता करेंगे कि हिंदी में उसने कितना सीखा है। तो ये पता करने के लिए हम एक परीक्षा का आयोजन करेंगे और वो परीक्षा का आयोजन करेंगे। उस परीक्षा में बच्चा जितना अंक लाएगा, अगर वो 10 में से 9 अंक ले आता है तो हम समझेंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छा अधिगम किया है। अगर वो 5 लाता है तो हम मानेंगे कि वो औसत अधिगम किया है। तो उसके अंक के आधार पर हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना अधिगम किया है और वो कितना योग्य है। तो इस चीज़ ये जो प्रक्रिया है ये उपलब्धि परीक्षण के द्वारा संपन्न हो पाती है। तो उपलब्धि परीक्षण का जो उद्देश्य होता है, छात्र के उपलब्धि के स्तर का पता लगाना होता है। उसके परिणाम को उसके समक्ष साझा कर भावी जीवन हेतु मार्गदर्शित करना है। जितना अंक बच्चा पाता है परीक्षा में, उस अंक को हम छात्र के सामने साझा करता है शिक्षक। अगर वो कम अंक पाता है तो शिक्षक बोलता है कि तुम और मेहनत करो और ज़्यादा अंक लाओ। अगर वो बहुत ज़्यादा अंक ले आता है तो उसे बोला जाता है कि बहुत अच्छा, शाबाश, तुम और आगे बढ़ो। ऐसे ही तो प्रोत्साहित होता है और उस फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए सोचता है। उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक विषय के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे ने कितना अधिगम किया है इसकी जानकारी हेतु उपलब्धि परीक्षण नियोजन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक के विषय, यानी कि अगर हिंदी के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए भी, अंग्रेजी के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के लिए भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक के विषय के लिए उपलब्धि परीक्षण आयोजन किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है उपलब्धि परीक्षण का अर्थ। उपलब्धि परीक्षण का जो अर्थ है वो हम देख लेंगे। उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल या ज्ञान का परीक्षण है कि बालक ने किसी ज्ञान और कौशल में कितनी दक्षता हासिल कर ली है, ये उपलब्धि परीक्षण बताता है। छात्र विद्यालय में वर्ष भर अध्ययन करता है और ज्ञान अर्जित करता है, परंतु सभी छात्रों की ज्ञानार्जन क्षमता समान नहीं होती। जो सारे बच्चे होते हैं वो एक समान ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं। अगर कोई क्लास में स्लो लर्नर है तो वो धीरे धीरे सीखेगा। अगर कोई ब्राइट लर्नर है तो वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख जाएगा। तो सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं और उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो अधिगम भी डिफरेंस के हिसाब से करते हैं। कोई जल्दी ज़्यादा सीख जाता है, कोई कम सीखता है। छात्र ने कक्षा में पठित वस्तु का जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी जांच जिस परीक्षा द्वारा की जाती है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जो शिक्षक पठित वस्तु यानी पाठ पढ़ाया हुआ है, उस पाठ में बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, इसकी जांच हम जिस परीक्षा के माध्यम से करते हैं उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं देख लेंगे। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले हम गैरीसन महोदय के अनुसार परिभाषा देखेंगे। उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान
योग्यता में किसी विशिष्ट विषय मतलब क्या कि जैसे हिंदी, विज्ञान, किसी विशिष्ट विषय की बात कर रहा है। वर्तमान योग्यता में किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान की सीमा का मापन करना है कि बच्चे ने हिंदी विषय में कितना ज्ञान सीखा है, इस सीमा का अंकन करना है तो हम उपलब्धि परीक्षण लेंगे। फिर इसके बाद फ्रीमैन महोदय के अनुसार क्या परिभाषा है हम देख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, समझ, कौशल का मापन किया जाता है। ज्ञान का, समझ का और कौशल का मापन किया जाता है जिसमें वो उपलब्धि परीक्षण है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उपलब्धि परीक्षण की क्या परिभाषा है। उपलब्धि परीक्षण विद्यालय में प्रदत्त किसी क्षेत्र में पठित व्यक्ति की योग्यता, जो पढ़ रहा है छात्र, उसकी योग्यता क्या है, उसने कौशल कितना हासिल, कौशल में वो कितना निपुण हुआ है और समझ उसने कितना विकसित किया है। जो छात्र है वो कितना योग्य है, कौशल में कितना निपुण है और कितना समझ विकसित किया है आदि का मूल्यांकन जिसके द्वारा होता है वो उपलब्धि परीक्षण है। विद्यालय में प्रदत्त किसी क्षेत्र में मतलब क्या, हिंदी में, अंग्रेजी में, समाजी विज्ञान में पठित व्यक्ति की योग्यता, यानी कि छात्र की हिंदी में कितनी योग्यता है, कितनी हिंदी वो जानता है, हिंदी में उसके कौशल कितने दक्ष हैं, हिंदी विषय की कितनी उसको समझ है, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम जिसके द्वारा करते हैं उसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण के महत्व में क्या है, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक। वर्गीकरण का मतलब होता है अंतर कक्षा में करना है कि स्लो लर्नर कौन है और ब्राइट लर्नर कौन है। जिसका अंक ज़्यादा होगा, हम 10 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं, अगर 10 में से 9 नंबर छात्र ले आ रहा है यानी कि वो ब्राइट लर्नर है, और 10 में से कोई विद्यार्थी 3 नंबर ला रहा है यानी कि स्लो लर्नर है। तो जब हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं तो उसमें जितने अंक आते हैं वो अंक डिफरेंशिएट कर देते हैं कि क्लास में स्लो लर्नर कितने हैं और क्लास में ब्राइट लर्नर कितने हैं, कमज़ोर विद्यार्थी कितने हैं और प्रतिभाशाली बच्चे कितने हैं। तो विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान में सहायक। जब हम किसी बच्चे पे परीक्षा आयोजित करते हैं, उसका परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षे में वो जितना अंक लाता है, यदि हम 100 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं और बच्चा उसमें 34 नंबर लाता है, मतलब कि वो बहुत कम नंबर लाया है, यानी कि उसे बहुत सारी कठिनाई पेपर में देखने को मिली है। तो उसे कठिनाई किस किस अंश में मिली है, यानी जिन प्रश्नों को बच्चा सॉल्व कर लिया है उसमें बच्चे को कठिनाई नहीं मिली है, लेकिन जिन प्रश्नों को बच्चा नहीं कर पाया है उसमें बच्चे को कठिनाई देखने को मिली है। तो यानी कि जिन प्रश्नों में बच्चे को कठिनाई देखने को मिली है उन प्रश्नों को हम फिर से रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से पढ़ाएंगे और उसका उपचार करेंगे उन प्रश्नों में जिन प्रश्नों में बच्चे को कठिनाई देखने को मिली थी। तो जब हम कोई उपलब्धि परीक्षण लेते हैं तो बच्चे को जिन प्रश्नों में कठिनाई आती है वो हमें पता चल जाता है कि बच्चा पाठ के कौन से अंश को समझ नहीं पाया है और उसका हम निदान कर पाते हैं। अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। अध्ययन हेतु कैसे प्रोत्साहित हम करते हैं, जब हम बच्चे को बताते हैं कि उसका परीक्षा 10 तारीख को होने वाला है तो बच्चा परीक्षा के चलते पढ़ने लग जाता है। तो जब हम उपलब्धि परीक्षण की घोषणा कर देते हैं तो बच्चा पढ़ने लग जाता है क्योंकि वो कक्षा में अपना एक अलग स्थान बनाना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो उपलब्धि परीक्षण अध्ययन हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करती है। और एक और दृष्टिकोण से आप इसे देख सकते हैं कि जैसे हमने कोई परीक्षा आयोजित किया 100 नंबर का और 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पाता है 54 नंबर और दूसरा बच्चा पाता है 85 नंबर। तो 54 वाले को हम कहेंगे कि तुम्हारा बहुत कम है, तुम्हें और पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम 85 भी ला सकते हो। तो वो अध्ययन के लिए प्रोत्साहित होगा उपलब्धि परीक्षण के परिणाम द्वारा। और जो ज़्यादा नंबर लाया है उसे हम कहेंगे बहुत शाबाश,
तुमने तो कक्षा में एक अलग स्थान ला दिया, तुमने तो मेरा गौरव बढ़ा दिया कि हम तुम्हें पढ़ाते हैं, तुमने मेरी शिक्षण की सफलता को साबित कर दिया। तो बच्चा प्रोत्साहित होगा, वो आगे और भी पढ़ना चाहेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ना चाहेगा। तो दोनों तरीके से जो उपलब्धि परीक्षण है छात्रों को प्रोत्साहित करती है, किसके लिए? अध्ययन के लिए। शिक्षा निर्देशन देने में सहायक। जब तक हम किसी बच्चे का परीक्षा नहीं लेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि बच्चा कितना योग्य है, और जब हमको उसकी योग्यता नहीं पता चलेगा तो हम उसको निर्देशन भी नहीं दे सकते। भाई उसकी कमी हमें पता होगी तब तो उसको हम फुलफ़िल करने के लिए निर्देशन देंगे, और जब तक हमें कमी ही नहीं पता होगा तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये सारी चीज़ें पता चलती है और हम उसे आगे मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो पाते हैं। अगर वो कमज़ोर है तो हम उसे बताते हैं कि तुम ये चीज़ पढ़ो तो तुम सामान्य हो जाओगे, और वो यदि सामान्य है तो उसको हम और भी प्रतिभाशाली बनने की उपाय बताते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है उसको हम बहुत सारी शिक्षण सामग्री दे देते हैं, पाठ्य पुस्तकें उसको एक्स्ट्रा देते हैं, और उसे किसी भी तरह इंगेज किए रखते हैं ताकि उसका जो विकास है वो सही ढंग से हो सके। प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार, जो उपलब्धि परीक्षण का सबसे मजबूत पॉइंट महत्व है ये यही है। आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पे ही बनता है। तो जब तक उपलब्धि परीक्षण का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्लास के अंत में रिजल्ट नहीं दिया जा सकेगा। तो रिजल्ट प्रदान करने का जो एक बेस होता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हम देख सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। विद्यालयी विषयों में छात्रों की ज्ञान की सीमा का मापन करना, हिंदी में कितना ज्ञान उसने हासिल किया, अंग्रेजी में कितना हासिल किया, एसएसटी में कितना ज्ञान हासिल किया। शिक्षक के शिक्षण तथा अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यदि बच्चा 100 में से सब 80 के 80 पाए हैं तो इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चे अंक भी अच्छा ला रहे हैं। अगर बच्चे अंक कम लाते हैं तो शिक्षक के शिक्षण पे भी सवाल उठता है कि क्या शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चे कम अंक ला रहे हैं। तो ये भी आपका उद्देश्य होता है। विद्यालय प्रबंधन की स्वीकार्यता भी इसी से पता चलती है। जिस विद्यालय के छात्रों का अंक परिणाम अच्छा आता है, हम समझते हैं वो विद्यालय अच्छा है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये भी पता चलता है कि विद्यालय की प्रबंधन जो है, जो विद्यालय का मैनेजमेंट है वो कितना सही से कार्य कर रहा है। बालकों को उनकी कक्षा में सही स्थिति का पता लगाने हेतु, एक क्लास में एक बच्चे तो होंगे नहीं, एक क्लास में कई बच्चे होंगे, और जब कई बच्चे होंगे तो सारे में एक विशेषता तो होगी नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता सारे में होगी। तो जब हम परीक्षा लेते हैं तो अंकों के आधार पर रैंक आता है कि सबसे अधिक जिसका है वो पहले रैंक का बच्चा है, उसके बाद जिसका है वो दूसरे रैंक का बच्चा है, उसके बाद जिसका तीसरा है वो तीसरे रैंक का। तो रैंक पता चलता है कि हम क्लास में किस श्रेणी के बच्चे हैं। अगर हम पहले रैंक के हैं तो यानी कि हम क्लास में सबसे तेज़ हैं, अगर हम पहले वाले के दूसरे बाद हैं तो भी हम मतलब कुछ तेज़ हैं। तो बच्चों को उनकी सही स्थिति क्लास में पता चलती है कि वो किस स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेंगे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो जो डगलस एवं हॉलैंड महोदय हैं, उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका मानकीकृत परीक्षण, जिसे प्रमापीकृत परीक्षण भी कहा जाता है। मानकीकृत परीक्षण वे परीक्षण हैं जिसमें मानक के अनुसार परीक्षा का पेपर बनाया जाता है। मानक के अनुसार अच्छे क्वेश्चन लिए जाते हैं। क्वेश्चन कितने नंबर के लायक है उतना ही नंबर उसका रखा जाता है, और उसका आंसर क्या होगा वो पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। इस टाइप से जो परीक्षा का निर्माण किया जाता है उसको हम मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण हैं जिसमें सम्मिलित पदों का मतलब कि एक पेपर जब आप बना रहे हैं तो उसमें शामिल कैसे कैसे प्रश्न हैं। पदों या प्रश्नों का चयन उनके विशेषताओं से, किनके विशेषताओं से? मानक के विशेषताओं से संबंधित अभाविक प्रश्नों के आधार पर किया गया होता है। यानी हम प्रश्नों का चयन करते समय देखते हैं कि क्या वो प्रश्न कितने इम्पोर्टेंस हैं, उस प्रश्न की डिफ़िकल्टी वैल्यू कितनी है। मानक के अनुसार हम क्वेश्चन लेते हैं जिनके प्रशासन का विधि स्पष्ट और निश्चित होता है।
कि जो प्रश्न हम लिए हैं उसका अंक कितना हम निश्चित किए हैं और वो किस क्रम में प्रश्न रहेगा, ये सारा चीज़ कैसे हम इस परीक्षा को आयोजित करेंगे, वो सारी चीज़ निश्चित होती है। उस पेपर की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी और वैलिडिटी भी पहले से सुनिश्चित की गई होती है तथा जिनके लिए मानक विकसित होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। मानकीकृत परीक्षणों में प्रायः केवल वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाता है। ये हो गया हमारा मानकीकृत परीक्षण। इसके बाद दूसरा जो है वो है अमानकीकृत या अमापीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, हम इसे बोलेंगे। इसके 3 नाम हैं। ये परीक्षण बिना मानक के अनुसार के तैयार किए जाते हैं। आपको देखते होंगे जब कक्षा में यूनिट टेस्ट लेना रहता है किसी शिक्षक को, तो 10 नंबर वाला यूनिट टेस्ट में कोई मानक नहीं देखता है, कुछ 4-5 प्रश्न दे देता है 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार का जब टेस्ट लिया जाता है तो वो अमानकीकृत परीक्षण में आता है। ये परीक्षण विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो पढ़ा रहा है वही निर्मित करेगा। इन परीक्षणों का उद्देश्य तात्कालिक एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जो स्थानीय और तात्कालिक, यदि तुरंत हमें किसी बच्चे के अधिगम का पता लगाना है तो हमको यूनिट टेस्ट ले लिए, स्कूल में हम अर्धवार्षिक पेपर भी करा लिए। जो उत्तर प्रदेश बोर्ड आपका पेपर लेती है 12वीं 10वीं का, आप उसे मानकीकृत पेपर बोल सकते हैं। और जो आपके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा यूनिट टेस्ट होते हैं, आप उसको अमानकीकृत बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी उतना चेक नहीं की जाती है केयरफुली। अगर केयरफुली वो चेक की जा रही है तो भी आपका मानकीकृत में आएगा। इस प्रकार के जो परीक्षण हैं अमानकीकृत परीक्षण, वे लिखित परीक्षा भी हो सकते हैं, मौखिक परीक्षा भी हो सकते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ टाइप के भी परीक्षण हो सकते हैं। इसके बाद हम उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के पद देखेंगे कि जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण किए जाते हैं वे कितने पदों में किए जाते हैं। अगर हमें कोई भी परीक्षा लेना है तो सबसे पहले हम परीक्षा की योजना बनाएंगे, किस विषय की परीक्षा लेना है, कितने क्वेश्चन डालने हैं, वो क्वेश्चन कितने अंक के रहेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी चीज़ें। अब इतना करने के बाद हम क्वेश्चनों की रचना करते हैं कि भाई क्वेश्चन का एक हम विकल्प तैयार करते हैं, मेरे पास इतने क्वेश्चन हैं। उसी प्रश्नों से फिर हम चयन करते हैं और क्रमबद्ध करते हैं कि कौन क्वेश्चन आगे रहेगा, कौन क्वेश्चन पीछे रहेगा। इतना करने के बाद हमारा पेपर बन जाता है और फिर उस पेपर को हम आयोजित करते हैं और आयोजित करने के बाद अंकों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि पेपर कैसा था। तो ये आपके उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है। अब उपलब्धि परीक्षण के हम गुण और विशेषता दोनों देखेंगे। ये गुण भी है और आपका विशेषता भी है। इन परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सकता है, इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कि कई सालों से अचीवमेंट टेस्ट की प्रथा चली आ रही है। आपके स्कूल कॉलेज में भी जो होता है वो अचीवमेंट टेस्ट ही होता है। इन परीक्षाओं के प्रश्नों को सुगमता से तैयार किया जा सकता है। जब अचीवमेंट टेस्ट का हम पेपर बनाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन हम लेते हैं वे बड़ी ही सुगमता से तैयार हो जाते हैं। यह विधि समस्त विषयों के लिए उपयोगी है। मैंने पहले भी बताया कि यदि हमको अचीवमेंट टेस्ट लेना है तो हम हिंदी विषय का भी ले सकते हैं और अचीवमेंट वही टेस्ट हम विज्ञान विषय का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अचीवमेंट टेस्ट है वो सभी विषयों के लिए उपयोगी होता है। यह प्रणाली छात्रों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने बताया कि जब परीक्षा निर्धारित हो जाती है कि 16 तारीख से है तो बच्चा उसी दिन से मेहनत करने में जुट जाता है, क्योंकि उसे कक्षा में अपना एक अलग पहचान दिखाना होता है। तो इस प्रकार से वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। यह प्रणाली बालकों के अर्जित ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन करती है। बच्चा पेपर में जितना हल किया रहेगा उसे उतना ही नंबर मिल सकता है। यदि वो 4 क्वेश्चन हल किया है तो 4 क्वेश्चन का ही नंबर मिलेगा, उसे 5 क्वेश्चन का नंबर नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है उपलब्धि परीक्षण की, ये बालकों के अर्जित ज्ञान, बालक ने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसका वास्तविक यानी रियल इवोल्यूशन करती है। इसके बाद हम उपलब्धि परीक्षण के दोष एवं सीमाएं को देख सकते हैं। इसमें छात्र अनुमान के आधार पर परीक्षा की तैयारी करता है। अनुमान मतलब क्या? वो सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन को पढ़ता है, वो देख लेता है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चन को तैयारी करता है, बाकी क्वेश्चन को वो छोड़ देता है। तो इस प्रकार से बालक कम परिश्रम करके उसको सफलता मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के नज़रिए से तैयारी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं ये समझ के कि वो मोस्ट नहीं है और उनका ज्ञान स्थायी हमारे अंदर नहीं हो पाता है। तो इस परीक्षा की ये कमी रही है।
इस परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम के समस्त भागों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भाई एक लेसन है तो उसमें 20 प्रश्न होंगे, लेकिन 20 के 20 तो नहीं दे सकते, उसमें से 1 या 2 ही हम देंगे। तो जो प्रश्न नहीं आ पाते हैं उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। कि यदि वो प्रश्न आता तो बच्चा क्या उसे कर लेता, बच्चा ने ये प्रश्न किया लेकिन बाकी 20 ही नहीं आ पाए उसमें, तो क्या 20 ही आता तो उसको वो कर पाता। तो इस प्रकार से बाकी शेष प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। उपलब्धि परीक्षण केवल पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तक के अंदर जितना ज्ञान है सिर्फ उसका असेसमेंट करती है। वो छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं कर पाती है कि बच्चा शारीरिक रूप से कितना योग्य है, बच्चा स्पोर्टिज्म एस्पेक्ट से कितना योग्य है, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इतना फाइल लिखने के बाद यदि आप संदर्भ सूची लिखना चाहते हैं कि ये सारे मटेरियल आप कहाँ से लिखे हैं, तो संदर्भ सूची में आप लिख सकते हैं कि ये महेश भार्गव जी के पुस्तक से लिखी गई है। पुस्तक का नाम है आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, राखी प्रकाशन आगरा की पुस्तक है। इसी प्रकार से एक और पुस्तक का नाम है, आप देख सकते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के इस पुस्तक के नाम को लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट अभी मार सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम ब्लू प्रिंट देखेंगे। तो ये आपका दोस्तों ब्लू प्रिंट है। जो ब्लू प्रिंट है इसे बहुत ही हम ध्यान से देखेंगे और धैर्य के साथ देखेंगे, वरना हमें ये समझ नहीं आएगा। जो ब्लू प्रिंट का पूरा इमेज है आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को आपको धैर्यपूर्वक समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको विषय का यहाँ नाम डालना है, हिंदी सामान्य, क्योंकि मैंने हिंदी का विषय का पेपर यहाँ पे बनाया है। कक्षा का नाम डालना है, कक्षा आप जिस भी कक्षा का पेपर बना रहे हैं, तो 8 कक्षा का मैंने पेपर बनाया है। और यहाँ पे आपको पूर्णांक डालना है, कितने नंबर का है, तो पूर्णांक आप 100 डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। समय 3 घंटे आप डाल लीजिएगा। ब्लू प्रिंट क्या होता है इसका थोड़ा सा हम आपको मतलब समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। देखिए ब्लू प्रिंट क्या होता है, एक पेपर आपने बनाया है तो पेपर में आप क्वेश्चन डाले होंगे कि आपका कितने नंबर का पूर्णांक है। मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक आपके पेपर का है, तो आप उसमें कितने क्वेश्चन बनाए हैं और वे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, तो उस चीज़ को आपको दर्शाना होगा। मान लीजिए कि आप पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के आपने बनाए हैं, तो आपको ब्लू प्रिंट में ये दिखाना होगा कि वो 50 क्वेश्चन आपने किस किस टॉपिक से पूछे हैं, किस किस प्रकरण से पूछे हैं, और वो क्वेश्चन कितने ज्ञानात्मक क्वेश्चन आपने लिए हैं, कितने बोधात्मक क्वेश्चन आपने लिए हैं, और कितने अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन आप लिए हैं। तो इस चीज़ का स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट हम जिसमें तैयार करते हैं स्ट्रक्चर, पेपर की संरचना का स्ट्रक्चर, कि टोटल कितने क्वेश्चन हमने लिए और वो क्वेश्चन हमने किस किस पार्ट से लिए, किस किस पक्ष से लिए, इसकी जिस जानकारी जिस चीज़ में हमें मिलती है उसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आया है वो थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करके समझा दिया जाए। तो विषय, कक्षा, ब्लूप्रिंट बीच में लिख दीजिएगा, पूर्णांक, समय, इतना लिखने के बाद आपको क्रमांक संख्या डाल लेना है। क्रमांक संख्या यहाँ पे उद्देश्य लिख देना है कि जो प्रश्न के उद्देश्य हैं वो किस किस प्रकार के हमने प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको ज्ञानात्मक यानी ज्ञान का एक ऑप्शन डालना है, एक बोध का, एक अनुप्रयोग का। हम क्वेश्चन 3 टाइप के पूछने वाले हैं। यहाँ पे आपको भार दिखाना है कि ज्ञानात्मक क्वेश्चन आपने कितने पूछे हैं, तो हमने 40% लिखा है, बोधात्मक भी 40% लिखा है, अनुप्रयोगात्मक भी 20% लिखा है। यानी ज्ञानात्मक से 40% क्वेश्चन है, बोधात्मक से 40%, अनुप्रयोगात्मक से 20%। तो 40-40-80 और अनुप्रयोगात्मक 20, इस प्रकार से टोटल 100% प्रश्न हमने पूछे हैं। अब प्रश्नों के प्रकार, जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो कैसे हैं, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, फिर हम आपको जूम आउट कर देंगे। अभी थोड़ा आपको क्लियरली ये चीज़ दिख जाए इसलिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ पाए। देखिए ज्ञानात्मक टाइप के क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, TF का मतलब ट्रू फॉल्स, MC यानी MCQ, MT यानी सही मिलान, मैच द फॉलोइंग। तो 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ज्ञानात्मक में भी, बोधात्मक में भी, अनुप्रयोगात्मक में भी। तो आपको 3 कॉलम बना लेने हैं।
एक ट्रू फॉल्स का, एक एमसीक्यू का, एक सही मिलान का। उसी प्रकार बोधात्मक में भी आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, ट्रू फॉल्स का, एमसीक्यू का, सही मिलान का। अनुप्रयोगात्मक में भी आप 3 कॉलम बना लीजिएगा और कुल प्रश्न में भी आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, ट्रू फॉल्स का, एमसीक्यू का और सही मिलान का। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, जो हिंदी में हमने क्वेश्चन बनाए हैं वे 3 पक्ष से हमने क्वेश्चन पूछे हैं, गद्य से, पद्य से, व्याकरण से। तो यहाँ पे आपको प्रकरण लिख लेना है। अगर आप कोई और विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो आप कितने पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टोटल मान लीजिए 8 पार्ट से पूछ रहे हैं, तो प्रकरण में पहले नंबर पे पहले पार्ट का नाम लिखिएगा, दूसरे नंबर पे दूसरे पार्ट का, तीसरे नंबर पे तीसरे का, चौथे पे चौथे का। और फिर आप ये बताइएगा कि जैसे हमने ये बनाया है गद्य से, तो हमने दिखाया है कि गद्य से हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो गद्य से हमने 40% क्वेश्चन पूछे हैं, भार यहाँ पे दिखाना है। पद्य से भी हमने 40% क्वेश्चन पूछे हैं, व्याकरण से हमने 20% क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम यहाँ पे एक एक ठो यहाँ पे बताएंगे। अब हम एक एक यहाँ पे बताएंगे। देखिए, गद्य से जो हम ज्ञानात्मक क्वेश्चन पूछे हैं उसका विवरण यहाँ पे हमने दिया है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन गद्य से हमने 2 पूछे हैं ज्ञानात्मक स्तर पर, एमसीक्यू 2 हमने पूछे हैं ज्ञानात्मक स्तर पर, सही मिलान के 1 क्वेश्चन हमने पूछे हैं ज्ञानात्मक स्तर पर। गद्य से बोधात्मक स्तर पर हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सही गलत के 2 क्वेश्चन, बहुविकल्पीय 2 क्वेश्चन, 1 सही मिलान का क्वेश्चन। गद्य में अनुप्रयोगात्मक स्तर पर हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सही गलत के 2 क्वेश्चन, एमसीक्यू 3 क्वेश्चन और सही मिलान के 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो हमारा टोटल गद्य में क्वेश्चन हो जाएगा, गद्य के अंदर हमने टोटल ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तीनों को मिला के सही गलत के टोटल 6 प्रश्न पूछे, एमसीक्यू टोटल 7 पूछे और सही मिलान के टोटल 4 प्रश्न हमने पूछे। इस प्रकार से हमने गद्य के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन पूछे। सेम यही प्रक्रिया पद्य में भी हमने दोहराया है। ज्ञानात्मक स्तर पर हमने सही गलत के 2 क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू 2 और सही मिलान के 1, बोधात्मक में 2, 3, 1 और अनुप्रयोगात्मक में सही गलत के 3 क्वेश्चन, एमसीक्यू 2 क्वेश्चन, सही मिलान के 1 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो पद्य के अंदर टोटल क्वेश्चन हमने पूछे हैं, सही गलत के 7, एमसीक्यू 7, सही मिलान 3। तो इस प्रकार टोटल यहाँ से भी हमने 17 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों से ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग मिला के। उसके बाद व्याकरण से भी आप देख सकते हैं, ज्ञानात्मक स्तर पर हमने सही गलत के 2, एमसीक्यू के 2 और सही मिलान के 1 क्वेश्चन पूछे हैं। बोधात्मक में 3, 2, 1, अनुप्रयोगात्मक में 2, 2, 1, टोटल 7, 6, 3 यानी कि व्याकरण से हमने टोटल 16 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटल क्वेश्चन 50 हो गए। और यहाँ पे भी आपको नीचे टोटल दिखा देना है कि ज्ञानात्मक स्तर पे आपने ट्रू फॉल्स के टोटल क्वेश्चन कितने पूछे, हमने 6 दिखाया, एमसीक्यू के भी हमने 6 पूछे और सही मिलान के भी हमने 3 क्वेश्चन ज्ञानात्मक स्तर पर भी पूछे। बोधात्मक में भी इसी प्रकार से आपको टोटल ऐड करके नीचे दिखा देना है। अनुप्रयोगात्मक में भी आप टोटल ऐड कर देंगे, लास्ट में आपको सारा टोटल नीचे ऐड करके दिखाना है। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट का स्ट्रक्चर था और आपको इसी में नीचे ये भी संकेत के रूप में ब्लूप्रिंट के नीचे लिख देना है कि टीएफ का क्या मतलब है, सत्य असत्य प्रश्न, एमसी का क्या मतलब है, बहुविकल्पीय प्रश्न और एमटी का क्या मतलब है, सही मिलान प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट बना लेना है। आप जो दूसरे विषय का जब बनाएंगे, मान लीजिए आप विज्ञान वगैरह का बनाते हैं, तो आप यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे, जितने भी पाठ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सभी पाठ से आप कितने कितने क्वेश्चन ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक पूछ रहे हैं, ये सारा चीज़ आप दर्शा देंगे। हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से हमारा जो पूर्णांक है वो 100 है। और जो हमने पेपर बनाया है, पेपर भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि पेपर कैसा है। ये आप देख सकते हैं कि हिंदी का हमने पेपर बनाया है। मैं यहाँ पे ऊपर कक्षा वगैरह नहीं लिख पाया हूँ, तो आप कक्षा, विषय, पूर्णांक और समय
डाल लीजिएगा। फिर इसके बाद पेपर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पेपर में 3 खंड हमने बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है खंड अ, जिसमें MCQ क्वेश्चन हैं कितने, 20, 2 नंबर के, यानी टोटल 40। दूसरे खंड में खंड ब है आपका, इसमें आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कितने, 20, 2 नंबर के, यानी यहाँ से भी 40। और तीसरे में सही मिलान क्वेश्चन है 10, 2 नंबर के, यानी 20। तो आप 40, 40, 80 प्लस 20, 100 नंबर का ये पेपर है। तो जो पहला हमारा खंड है हमने लिख दिया है, निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। एक हमने गद्य दिया है और गद्य से ही संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन MCQ पूछे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 क्वेश्चन हमने गद्य से पूछ दिए और बाकी के 5 क्वेश्चन हमने सिलेबस से पूछे हैं, जो आपके पाठ होंगे हिंदी में, वहाँ से 5 पूछे हैं। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन MCQ हमने गद्य से पूछ दिए टोटल। इसके बाद हमने एक पद्य यहाँ पे दिया है और पद्य से हमने 5 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो इस प्रकार हमारा टोटल 15 हो गया। और फिर इसके बाद व्याकरण से संबंधित 5 MCQ हैं। तो इस प्रकार खंड अ में हमारा टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। गद्य से 10 क्वेश्चन, पद्य से 5 क्वेश्चन, व्याकरण से 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे PDF में डाल दूंगा, तो आप साफ साफ लिख लीजिएगा। मेरे पास समय की कमी थी इसलिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद खंड ब है। खंड ब में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। गद्य से कुछ क्वेश्चन हैं, पद्य से कुछ क्वेश्चन हैं और व्याकरण से कुछ क्वेश्चन हैं। खंड ब में सत्य असत्य प्रश्न है, टोटल 20 प्रश्न है। इसमें सत्य या असत्य आंसर में लिखना है। फिर इसके बाद खंड ग जो तीसरा है, इसमें 10 क्वेश्चन है सही मिलान के, यानी मिलाना है सही जो होगा। तो ये 10 आप देख सकते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर का तीसरा खंड है। तो इस प्रकार से पेपर बनाया गया है हिंदी का। आपको टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगा, तो आप इसको साफ साफ अच्छे से बना लीजिएगा। बाकी पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जब आप लिखेंगे स्थिरता के साथ तो आपको समझ में आएगा कि पेपर कितना ही स्थिरता के साथ बनाया गया। बहुत मेहनत लगा है इस पेपर को बनाने में। तो आप हमारे लिए बस इतना ही कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी। आप इस PDF को देख के अच्छे से बना सकते हैं। और आपको फिर भी यदि कोई दिक्कत होता है, समझ कहीं पे इस PDF में नहीं आता है, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं अगर समय रहेगा तो उस पर भी आपकी सहायता करूंगा। तो आपको हर तरीके से हम सहायता करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह यदि आप B.Ed के प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अभी आपका B.Ed 3rd सेमेस्टर भी आने वाला है। 3rd सेमेस्टर में लेसन प्लान आपको 40 लेसन प्लान बनाने होंगे। वो 40 लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो 40 लेसन प्लान हम आपको बहुत ही आसानी से बता देंगे। हम आपको लेसन प्लान बनाना बहुत ही अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। B.Ed 3rd सेमेस्टर का जितना प्रैक्टिकल होगा सारे आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे भी और उसकी PDF भी पूरी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।